व्हेन वी टेक लेक्चर्स इन यूनिवर्सिटी हमारा लेवल डिफरेंट होता है, आर्मी कॉलेज में डिफरेंट होता है, बिकॉज देयर द स्टूडेंट्स आर डिफरेंट। यहाँ आप लोगों में से किसी को बहुत अच्छा आता है, किसी को नहीं आता, तो आपका जो डाउट रह जाता है आपको हमेशा मैसेज करके पूछ लेना चाहिए, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट ऑलवेज अवेलेबल, सो मैसेज इज अ बेटर ऑप्शन। सो बेसिकली लीगल राइट क्या होता है, जस्ट हूसोएवर आस्क्ड उसके लिए, मुझे नाम भी नहीं याद। सो बेसिकली लीगल राइट क्या है, जैसे मैं कहती हूँ कि राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये मेरा कानूनी हक है। अगर सरकार एक्वायर कर रही है उसको भी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, कोई प्राइवेट एक्वायर नहीं कर सकता, ठीक है। उसके सब पार्ट्स होते हैं स्टैट्यूटरी राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। स्टैट्यूटरी राइट मींस लेट्स से कोई लॉ है, दैट इज लेट्स कॉल इट एज प्रॉपर्टी लॉ 2024, अगर इसके अंडर आपको राइट मिला है तो वो क्या हो गया आपका स्टैट्यूटरी राइट, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मिला है, दैट इज अंडर आर्टिकल 308, तो वो आपका क्या हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा फर्क नहीं है, उसी का ही बेबी आ गया, राइट। सो व्हेनेवर यू कॉल राइट टू प्रॉपर्टी यू इवन कॉल इट लीगल राइट, यू इवन कॉल इट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बिकॉज वो आपका कानूनी हक भी है और वो कहाँ से मिलता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना आर्टिकल 13 विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 12 में से आपको सिर्फ अदर वाले में से क्वेश्चन आता है, 13 में से आपको एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो आर्टिकल 13 किस चीज की बात करता है, पहले तो ये बात करता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आर्टिकल 13 बात करता है ऐसे लॉज के बारे में जो किसके साथ इनकंसिस्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स के साथ। अब पहले तो हमारा पार्ट 3 किसकी बात करता है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। 12 हमने पढ़ लिया, क्यों पढ़ा, बिकॉज सबसे पहले हमारे दिमाग में आया कि कौन ग्रांट करता है फंडामेंटल राइट्स, स्टेट, ठीक है। सो स्टेट की सबसे पहले उन्होंने डाली डेफिनेशन। देन 13 में उन्हें दिमाग में आया कि जो ये स्टेट है एंड क्या है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, अब इनको लेके आगे जाके कोई ना कोई पंगा तो होगा, ठीक है। वी वर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन कि स्टेट ने डिफाइन कर दिया कि स्टेट ये करेगी, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल ये होंगे, बट ये जो लाइन है ये कभी ना कभी तो आई, राइट। सो पार्ट 3 में हमने थ्रू आर्टिकल 13 क्या इंश्योर कर दिया कि हम ये चेक करें कि कोई भी आर्बिट्ररी यूज बाय स्टेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टू इंश्योर दिस हमने क्या डाला अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 13। दिस इज द हिस्ट्री व्हेन वी वर फ्रेमिंग इट, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कौन ग्रांट करता है, स्टेट। 12 ने कह दिया ये चीजें स्टेट है, ठीक है। फिर हमारा पंगा पड़ना था स्टेट वर्सेस राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। जिस दिन आपकी स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगी, कोई लॉ बनाएगी और वो लेट्स से वायलेट कर रहा है आपके फंडामेंटल राइट्स को, देन देयर वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि फिर क्या करेंगे। तो हमने आर्टिकल 13 में इसको लेके पहले ही प्रोविजंस डाल दी, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1950 के पहले के प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज एंड 1950 के बाद के पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, ठीक है। अब इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता, आपको जब भी क्वेश्चन आता है वो डॉक्ट्रिन ऑफ इस पे आता है एक्लिप्स, ठीक है। सेवेरेबिलिटी तो बड़ी इजी है, कैंची की तरह उसको काट दो। एक्लिप्स इज डिफिकल्ट बिकॉज वो शैडो जो करना है वो अगर कोई अमेंडमेंट आ गई फिर से निकल के आ जाते हैं। सो दैट इज वन ग्रे एरिया जिसमें से आपको क्वेश्चंस आते हैं। सो आज इसको समझना शुरू करते हैं, यहाँ तक सबको समझ आ गया। सो लेट्स फर्स्ट मेक द चार्ट ऑफ आर्टिकल 13 की 13 किस किस चीज की बात करते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद 13 में हम 4 चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग इज कि जो हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, जो आपके बैरेट में लंबा लंबा करके लिखा उसको शॉर्ट में लिखते हैं, जो हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएंगे कब, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगी, उससे पहले के जो लॉज थे, ऐसा तो नहीं उससे पहले हमारे पास लॉज नहीं थे, हमारे पास बहुत सारे लॉज थे, राइट। अगर वो क्या है इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट तो वो क्या डिक्लेयर हो जाएंगे, वॉइड, राइट। यहाँ हम दोनों डॉक्ट्रिन्स पढ़ेंगे। सेकंड बात करता है दैट स्टेट शैल, हियर द वर्ड इज शैल,
सो हमने यहाँ चेक पहले ही बना दिया। हमने कहा स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, सर्कल द वर्ड मेक। कॉन्स्टिट्यूशन आ गई, अब नए लॉज भी आएंगे ऑब्वियसली 1950 के बाद। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया कि 1950 के बाद स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो क्या करेगा, सेम चीज, विच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगर बना दिया, अब सिचुएशन ये भी तो आती है, अगर बना दिया तो क्या सिचुएशन अराइज होगी, अदरवाइज इट वुड बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। राइट, सो इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये आ गई आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, किस दिन आई, 26 जनवरी 1950 इस दिन आई। ठीक है, इससे पहले के लॉज को हम क्या कहते हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। इसके बाद के लॉज को क्या कहेंगे, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। अगर प्री थे और वो चैलेंज हो जाते हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है, तो वो क्या डिक्लेयर हो जाएंगे, वॉइड। अगर बाद में बन गए और वो वॉइड हुए, चैलेंज होने की बात ही नहीं आती, अगर वो वॉइड हो, आपके इनकंसिस्टेंट हुए, तो वो क्या डिक्लेयर हो जाएंगे, वॉइड। अब पंगा पड़ता था, लेट्स से पहले से केस चला रहा है, राइट, आपका केस पुराने एक्ट के अंडर चला आ रहा है और इस टाइम पे क्या है, पेंडिंग है, फिर क्या हो। सो आपकी ये 2-3 ग्रे एरियाज हैं जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्टली नहीं अब ऐसे स्वीट से क्वेश्चंस पूछते कि ये लॉ आ गया तो ये फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट, तो क्या ये वॉइड होगा, द आंसर इज वॉइड होगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड थिंग। इसके अंडर 2 टॉपिक्स हैं आपके। पहला तो कि लॉ क्या क्या कवर करता है, नेक्स्ट है लॉ इन फोर्स क्या होता है। ठीक है, लॉ इन फोर्स इज वेरी इजी। कौन सा लॉ, वो वाला प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जिसको हमने रिपील नहीं किया। ठीक है, दैट मीन्स वो चालू है, दैट इज लॉ इन फोर्स। कोई भी ऐसा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जिसको हमने रिपील नहीं किया वो अभी भी इन फोर्स है। राइट, सेकेंड, लॉ में क्या क्या चीजें आती हैं आपकी, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे, ऑर्डिनेंस। ठीक है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती ऑर्डिनेंस पास होते हैं, ऑर्डर्स, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेज, ये सारे वर्ड्स आपको बेयर एक्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, सो लॉ के अंदर आपकी कौन सी चीजें आ जाती हैं, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब आपने कोई लॉ बनाया, दैट इज थ्रू ऑर्डिनेंस, तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर, कोई बाय लॉ क्या होता है, लोकल लॉस जो हम यूज करते हैं, ठीक है, वो भी इसमें कवर होते हैं। देन व्हाट इज द रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशंस कौन सी होती हैं, जो पब्लिक गैजेट्स में आती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू सरकार अपनी सारी नोटिफिकेशंस निकालती है। ये सारे जो कि सरकार कर रही है, अब सरकार नौकरी कैसे निकालती है, थ्रू नोटिफिकेशन, पब्लिक गैजेट, तो वहां पे भी अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है तो इसी में आएगा। ठीक है, सो व्हाई वी हैव गिवन ऑल दीस थिंग्स, बिकॉज ये इसका क्या बताती है, स्कोप। राइट, लास्ट पार्ट आपका सबसे इजी है, लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, पर जिसमें हमारे पास सबसे मैक्सिमम केस लॉज हैं, दैट इज ऑन 24th। ये आपने लिख लिया सबने, written down, so that is your 4th part, जो कहता है non application of article 13 on any amendment made under article कौन सा, 368। ठीक है, ये भी हमारा वन ऑफ द ग्रे एरियाज है। 13 में इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज बहुत सारे केस लॉ है, अदर अथॉरिटी की तरह इस पे भी भरा हुआ है। ये कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था, बाय द 24th अमेंडमेंट। राइट, आज हम डील करेंगे प्री कॉन्स्टिट्यूशन एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की गत्थी को सुलझाएंगे, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट रॉन्ग। वो क्यों, बिकॉज वो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को सही से नहीं समझते, उसको उसके जनरल मीनिंग से लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट इस टॉपिक के नोट जरूर बना लें। राइट, नाउ लेट्स प्रिज्यूम कि हमारे पास पहले 13(1) स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद 13(1) जो कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी ऐसा लॉ जो इनकंसिस्टेंट नाउ विद फंडामेंटल राइट है, अगर वो चैलेंज हो जाता है तो उसको हम
पार्ट ऑफ द लॉ, राइट। सबसे पहले बात करते हैं किसको वॉइड डिक्लेयर करेंगे। लेट्स से देयर इज सम एजुकेशन लॉ, रैंडमली 1920 का रख लेते हैं, ठीक है, कोई था नहीं, वी आर सपोजिंग इट। कोई भी एजुकेशन लॉ है 1920 का है, उसकी बहुत सारी प्रोविजंस थी, होती है ना सारे लॉज की, एक एजुकेशन को लेके, फंडिंग को लेके, सबको लेके, एडमिशंस को लेके। एडमिशन वाले में एक क्लॉज था जो कहता था कि एक पर्टिकुलर कास्ट जो है उसको एडमिशंस नहीं मिलेगी, उसको एजुकेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये 1920 की बात हो रही है, जिस टाइम पे हम क्या फॉलो करते थे, कास्ट सिस्टम, ठीक है। एजुकेशन में अपर कास्ट और लोअर कास्ट का डिफरेंस था, एग्जिस्ट करता था, ठीक है। सो लेट्स से ऐसा करके कोई क्लॉज था। अब आ जाओ वर्सेस 1950, जब हमारे पास क्या आ गए, हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब यही चीज अगर हम करते हैं, क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्या ये अलाउड है? नहीं अलाउड, ठीक है। अब दो सिनेरियोज है हमारे पास, एक 1920 का लॉ, एक 1950 में जब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आ गए, राइट। अब अगर इसको कोई चैलेंज कर दे तो ये क्लॉज क्या डिक्लेयर हो जाएगा? वॉइड, ठीक है। माइंड यू, ये क्लॉज डिक्लेयर होगा वॉइड, ये लॉ वॉइड डिक्लेयर नहीं हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं, एज पर सेक्शन 13 सब क्लॉज 1। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई भी लॉ की कोई भी प्रोविजन जो पुराने वाले हैं, पहली बात तब वॉइड डिक्लेयर होंगे जब आप चैलेंज करोगे। ऐसे नहीं कि हम लेके बैठ जाएंगे, इतने वेले नहीं, आओ सारे पुराने लॉज उठा के लाओ, 1950 के बाद हम फ्री हैं, अब हम बैठ के पुराने लॉज देखेंगे। सो नहीं, जब वो चैलेंज होंगे, और जब वो चैलेंज होंगे वो किस ग्राउंड पे चैलेंज होंगे, कि फंडामेंटल राइट्स के साथ उनका पेचा पड़ गया, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कुछ और कहते हैं और उसके सिस्टम के हिसाब से कुछ और चल रहा था। इफ इट इज चैलेंज देन इट इज डिक्लेयर्ड एज वॉइड, राइट। अब आते हैं डॉक्ट्रिन्स पे, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, रादर द सेकंड वन इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वन पे कभी कभी क्वेश्चन आया। सो कौन सी डॉक्ट्रिन्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब ऐसी चीजें आपकी कोर्ट्स करती हैं, कौन करता है कि कौन सा केस किस में आएगा, फंडामेंटल राइट के साथ है या नहीं, कौन रिव्यू करेगा, कोर्ट्स। किस प्रोसीजर से करेंगी, जुडिशियल रिव्यू। तभी आपको पेपर में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कौन सा आर्टिकल डील करता है विद जुडिशियल रिव्यू, द आंसर इज 13, ये रीजन है, ठीक है। सो जब कोर्ट्स जुडिशियल रिव्यू करती हैं तो कैसे करेंगी, वो डॉक्ट्रिन्स फॉलो करती हैं। कौन सी डॉक्ट्रिन्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के लिए बनाई गई है। अब इस आर्टिकल में आपकी दो डॉक्ट्रिन्स यूज होती हैं। पहली है डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी, जिसको सेपरेबिलिटी भी कहते हैं, जिसके दो नाम हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी। दूसरी है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। यहां तक किसी को नहीं समझ आया हो या नहीं लिखा हो, लिख रहे हो तो आई वेट। लिख लिया? Should I move? Have you written it? So let's come to the doctrines. अब doctrines apply करते हैं। इसका जनरल मीनिंग अब सब लोगों को पता होगा, क्या होती है सिवियरेबिलिटी? यस, सो बेसिकली अगर हम अब डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी को इस एग्जाम्पल में अप्लाई करें तो ये जो हमारा एजुकेशन लॉ है, ठीक है, इस पे हम ये क्या चलाएंगे, कैंची, ठीक है। कैंची चला के हम बेसिकली क्या करेंगे, वो जो एक प्रोविजन थी जिसको हम बाद में क्या कहेंगे, ऑफेंडिंग प्रोविजन, उसके लिए लीगल टर्म यूज होता है ऑफेंडिंग प्रोविजन। सो उस ऑफेंडिंग प्रोविजन को हम क्या कर देंगे, काट के सेपरेट, एंड क्या डिक्लेयर कर देंगे, वॉइड। तो बड़ा इजी वाला टॉपिक है, ठीक है। आगे जाके वो भी आएंगे केसेस जिसमें हम काट ही नहीं सकते, क्योंकि पुराने लॉज क्या होते थे, छोटू छोटू से लॉज, एक सेक्शन के साथ दूसरा जुड़ा है, दूसरे के साथ तीसरा जुड़ा है, तो वैसी सिचुएशंस भी हमारी कंट्री में आई है। सबसे पहले इजी वाली सिचुएशन देखते हैं, जिसमें अगर हमें एक ऑफेंडिंग प्रोविजन लग रही है उसको हम सेपरेट करेंगे और उसको हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, काट के वॉइड, कि ये क्या हो गई है, वॉइड,
राइट. सो दैट मीन्स होल एजुकेशन एक्ट वॉइड डिक्लेयर नहीं होगा. अब स्टडी करते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1. जब हम आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 के कंटेक्स्ट में इसको अप्लाई करते हैं, इस डॉक्ट्रिन को, यहाँ से पंगा शुरू हुआ. ठीक है, जब हमने अप्लाई किया, हमने लगाया ये, लेट्स से ये फिल्टर लगाया, जितने हमारे कंसिस्टेंट लॉज थे, कंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, वो तो हमने रखे. ठीक है, जितने हमारे क्या थे इनकंसिस्टेंट, वो हमने क्या कर दिए, सेपरेट. इस डॉक्ट्रिन में जितने भी आपके कंट्री में केसेस हुए हैं, एक्सेप्ट फॉर आरएमडी वाला केस, किसी भी केस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितने आपके पुराने लॉज में थे उन सब में कुछ छोटे छोटे सेक्शंस ही थे जो कि क्या थे, इनकंसिस्टेंट. सबसे पहला केस हमारी कंट्री में जब इस पे आया, दैट वाज ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. कौन से ईयर का है? 1950. कॉन्स्टिट्यूशन आई, लॉ आया, अब हमें याद आना शुरू हो गया, हम 50 से शुरू हो गए. हमने कहा भाई आन दे, अब जो पिछले वाले वायलेटिव है सबको हटवा के हटेंगे. राइट, सो दिस इज द फर्स्ट केस, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. सो इसमें हमने क्या किया, जो आपका सेक्शन 14 था, किस चीज का, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट. ठीक है, ये एक्ट आपका क्या था, कई चीजें इसकी ऐसी थी जो फंडामेंटल राइट्स के साथ चुभती थी लोगों को. राइट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का सेक्शन 14 ये चेंज करना पड़ेगा, ये ऐसे. ठीक है, सो सेक्शन 14 लिख लो, इसमें लिखने का काम है अभी थोड़ा सा. सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट वाज चैलेंज्ड. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, according to section 14, a person detained under this act could not disclose his grounds of arrest. Person detained under this act could not disclose his grounds of arrest in the court. So ये क्या था, this was against the fundamental rights. 1950 से पहले तो ये चल रहा था. अब 1950 के बाद जब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आ गए हैं, आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर ओनली सर्टेन सर्कमस्टांसेस जो आपके फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं, क्या ऐसा कर सकते हो? नहीं. कोर्ट में जाके सबको अपनी बात रखने का राइट है, ऑडी अल्टेरम पार्टम. सो बेसिकली हमने जब यहाँ पे फिल्टर लगाया तो हमने सेक्शन 14 को क्या कर दिया, वॉइड डिक्लेयर कर दिया. रेस्ट लॉ को हमने वैलिड रखा. अब हमने ये प्रोसीजर चालू कर लिया अपनी कंट्री में. ठीक है, जिस चीज से ऑब्जेक्शन थी हमने वो सारे केसेस करने शुरू कर दिए. सिर्फ आपने सिलेबस के लिए 2 याद रखने हैं. पहला है ए के गोपालन, सेकंड है लिख लो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस, ये सारे इंपॉर्टेंट वाली केसेस हैं तो आपको याद रखने पड़ेंगे. स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा. ये हुआ 1951 में. तो हमसे टिका नहीं जा रहा था, हम 50 से ही चालू हो गए. एक 50, एक 51, एक 57, 3 केस है जो आपको याद रखने हैं इमीडिएटली वाले. ठीक है, सो बेसिकली FN बलसारा में कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 13 सब क्लॉज B of Bombay Prohibition Act, that was of 1949. ठीक है, सेक्शन 13 सब क्लॉज B of Bombay Prohibition Act 1949, जो कि वायलेटिव था ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. कौन से फंडामेंटल राइट्स? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज F किस चीज की बात करता था? नहीं, मैंने था बोला है, राइट टू प्रॉपर्टी. ठीक है, पर उस टाइम पे ये था, ये बाद में रिपील हुआ है थ्रू द 44th अमेंडमेंट. जिस टाइम की हम ये बात कर रहे हैं उस टाइम पे ये था. सो अकॉर्डिंग टू दैट ये जो सेक्शन था आपका 13 ऑफ बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट, ये क्या था, वायलेटिव. सो हमने यहाँ फिर कैंची चलाई और हमने 13B को यहाँ से क्या कर दिया, बाहर.
अब आया आपका नेक्स्ट केस जिसने सारा ज्ञान इकट्ठा करके हमें ज्ञान दिया और लैंडमार्क जजमेंट है आपके सेक्शन 13 की, राइट, जो किसी किसी बुक में दिया हुआ है, किसी किसी में नहीं दिया हुआ, जिसका नाम है RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस इज 1957 सुप्रीम कोर्ट। RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हमने कुछ रूल्स बनाए, कुछ रूल्स डिस्कस किए हैं कि अगर हमारी कंट्री में इस तरह की सिचुएशन होएगी तो हम इस तरह करेंगे, इस तरह की होएगी तो इस तरह करेंगे, ठीक है। 3 रूल्स हैं। सबसे पहला रूल कहता था कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो रही है हमें क्या देखना है, इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर इज द डिटर्मिनिंग फैक्टर, ठीक है। किस चीज की इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर? एग्जांपल, हम अगर लेट्स से प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के बारे में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, हम कहते हैं भाई अब ये फंडामेंटल राइट्स के साथ वायलेटिव हो रहा है, सबसे पहले हम उसके बारे में क्या पढ़ेंगे, उसका प्रीएम्बल, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, कि अगर वो हमारी कंट्री में लॉ बन के था तो क्यों था, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हम कह देंगे कैंची चला दो और मेन चीजें काट देंगे, ठीक है। सो वी आर फोकसिंग कि सबसे पहले इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर पढ़ो। अगर कभी भी किसी चीज को लेके लॉ बनाया गया है तो उसकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट जरूर रही होगी, ठीक है। सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन जिसमें हमने डिस्कस किया कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां जो वैलिड एंड इनवैलिड प्रोविजंस हैं, ठीक है। लॉ की जो वैलिड प्रोविजंस हैं और क्या है साथ में इनवैलिड प्रोविजंस, वो क्या नहीं हो सकती, सेपरेट, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। सबसे पहले पॉइंट ने तो कह दिया जब भी आपने कैंची चलानी है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी किसी भी पुराने लॉ पे लेके आनी है, एक चीज तो आपने देखनी है, फंडामेंटल राइट के साथ पेचा पड़ गया, ठीक है। सेकंड, आपने क्या देखना है कि वो जो लॉ को आप कुछ करना चाहते हो, उस लॉ को जब लेजिस्लेचर ने बनाया था तो कुछ तो उनकी इच्छा रही होगी जिस वजह से उन्होंने बनाया। तो जब हमने कैंची चलानी है, हमने ये सोच के चलानी है कि वो चीज को नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारी कंट्री में एकदम अपहेवल नहीं आ जाना चाहिए, राइट। सेकंड सिचुएशन आई जहां पे जो आपकी वैलिड एंड इनवैलिड प्रोविजंस है वो सेपरेट नहीं हो सकती। अब इसकी एग्जांपल लेके चलते हैं जो आपको पेपर में आ जाती हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल, लेट्स से हमारे पास कोई बेयर एक्ट है, कोई लॉ है जिसके टोटल लेट्स से 30 सेक्शंस है, पुराना लॉ है, टोटल कितने हैं, 30 सेक्शंस। हाँ जी, डाउट्स प्लीज प्रेफरेबली आफ्टर द क्लास। हाँ जी वनिका, अच्छा वनिका आपको बोलो बोलो, ओ सॉरी बोलिए जा रही, बोलो बोलो। हाँ जी वनिका, you can speak up Vanika. Yes ma'am, hello. हाँ जी Good afternoon ma'am. good afternoon. Ma'am, can you please explain me the example of the first point again, that was intention of the legislature in the determine. Sure I'll do it Thank you again. ma'am. Okay ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम आती है, आधे लोगों को ऑडिबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। चलो सो लेट्स रिपीट इट अगेन। सो बेसिकली RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ था, हमने इसको लेके कुछ रूल्स बनाए हैं, किसको लेके, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी को लेके, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा है कि जब भी हम लेट से हम यही वाला लॉ जो हमारे पिछले हैं, बॉम्बे प्रोहिबिशन कह लो या ये सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला कह लो, इसको कोई भी प्रोविजंस को हम काटना चाहते हैं, हम उसका हेयर कट करना चाहते हैं, तो जब हम हेयर कट करते हैं हम यही देखते हैं ना, बंदे के मुंह के हिसाब से करेंगे, ठीक है। सो हम ये देखेंगे कि हमारी कंट्री में जब ये आया था कुछ तो पर्पस रहा होगा, ऐसे तो नहीं कैंची चला के गंजा ही निकाल दोगे, राइट। सो व्हाट यू विल सी इज इट शुड सूट यू, राइट। सो ये सूटेबिलिटी के हिसाब से हमें इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर सबसे पहले पढ़नी है। वो पढ़ने के लिए आप क्या पढ़ोगे, किसी भी एक्ट के प्रीएम्बल में उसका ऑब्जेक्टिव दिया होता है, ठीक है। पहले आपके 2 सेक्शंस में ऑब्जेक्टिव्स ही बताए होते हैं, सबसे पहले वो पढ़ो, फिर देखो कि अगर हम एक प्रोविजन लेट से हटा रहे हैं कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल सी दैट, राइट वनिका। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट जिसमें हम कहते हैं वैलिड एंड इनवैलिड, 2 तरीके के अगर प्रोविजंस और वो सेपरेट नहीं हो सकते। अब इसकी एग्जांपल है, लेट्स से हमारे पास 30 सेक्शंस हैं किसी छोटे से एक्ट में, जितने आपके पहले के लॉज थे सारे छोटे थे, ठीक है।
जो छोटे छोटे लॉज जिनमें हम चैलेंज कर रहे हैं। अब ये तो हम कभी भी नहीं कहेंगे पूरी सीआरपीसी हटा दो, पूरी सीपीसी हटा दो, ये चीजें तो पॉसिबल नहीं है। बीएनएसएसआई उसी को हम बड़ी मुश्किल से बचा पा रहे हैं, राइट। जितनी ये चेंजेस हुई हैं ये कौन से लॉज में हुई है, ये छोटू छोटू लॉज, ठीक है। सो लेट्स से 30 सेक्शंस थे, जिसमें से जो 5 थे वो क्या थे, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, और 25 क्या थे, ओके थे, ऑल गुड, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे 5, और अगर जो बाद के बचते हैं 25 उनका कोई मीनिंग नहीं बचता वो 5 हटाने से, फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि एक तो हो गया आपके 5 सेक्शन है वो कोई और चीज की बात कर रहे हैं, अकेले सोनली फंडामेंटल राइट वायलेट करते हैं, हम कहेंगे चलो कैंची चलाओ, ये फ्लिक्स फ्लुक्स काटो इसकी, ठीक है। अब आएगी सिचुएशन जहां वो पूरे बालों में फंसे हुए हैं आपके, वो पूरा लॉ ही उसी चीज की बात कर रहा है, किस किस चीज पे कैंची चलाओगे, ठीक है, वो इनसेपरेबल है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, अगर हम ये 5 हटा रहे हैं तो जो 25 हैं वो तो यूजलेस ही हो गए, राइट। सो यहाँ लाइन लिखो, इस जजमेंट में दे यूज द लाइन इनवैलिडिटी ऑफ अ पोर्शन must result in invalidity of the act in its entirety ENTIRETY. I repeat, invalidity of a portion must result in invalidity of act in its entirety. इसका मतलब क्या हुआ, पूरा लॉ ही खत्म करो, स्यापा ही खत्म। दिस इज वन सजेशन दैट वी गेव इन द केस ऑफ आरएमडीसी। अब भी हमसे टिका नहीं गया, अब हमारे पास तीसरी सिचुएशन आई, राइट, लास्ट सिचुएशन, जिसमें हमने कहा कि अगर 30 सेक्शंस हैं, ठीक है, उसमें से लेट्स से जो 5 हैं ये हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, कह देते हैं भाई ये वॉइड है, ये नहीं रखने हमें, ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। जो हमारे 25 हैं वो रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल्टरेशंस, ठीक है, ऑल्टरेशंस करनी पड़ेंगी एंड मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। अब किसी लॉ में ऑल्टरेशंस करनी है, मॉडिफिकेशंस करनी है, किसका काम होता है, लेजिस्लेचर, ठीक है। दिस इज नॉट द वर्क ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी सिर्फ जुडिशियल रिव्यू के थ्रू सम अमेंडमेंट्स कर सकता है, दैट टू इन द कंस्ट्रेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नया लॉ नहीं बना देगा एकदम से, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि हमें 25 में क्या करनी पड़ रही है, ऑल्टरेशंस, देन व्हाट वुड बी द सिचुएशन, लिख लो, दीज कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, इफ दीज कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड विदाउट मेकिंग एनी ऑल्टरेशंस, आई रिपीट, इफ दीज कौन से 25 कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड विदाउट मेकिंग any alterations, then whole of it must be struck down as void. Then whole of it must be struck down as void. ब्रैकेट में लिख लो, इसमें रीजनिंग दी थी कोर्ट ने, रीजन being otherwise it would amount to judicial legislation. ठीक है, इसमें कोई पंगा नहीं सिवियरिटी में, सिर्फ कैंची चलानी है, सोच समझ के चलानी है, फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से चलानी है, ठीक है। अब आते हैं एक्लिप्स में से आपको क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ तक सबको समझ आ गया, लिख लिया सबने। लेट्स स्टार्ट विद एक्लिप्स देन। गिव द हेडिंग डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। व्हाट डू यू नो अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, जनरल जो हम इसको पढ़ते हैं। यस, सो बेसिकली क्या कर देते हैं, हम उसको ओवरशैडो कर देते हैं, या क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। उसका स्टेटस क्या रहता है, वो एक्टिव नहीं रहता, वो क्या हो जाता है,
डॉर्मेंट। वो यहाँ से खिड़की से छलांग नहीं मार देता, हम कहेंगे ये लोग ये वर्ड हो गया, यहाँ से छलांग मारी फेंको। बैरक्स में देखा ना, कई प्रोविजंस ब्रैकेट में हम लिख देते हैं रिपील्ड, बड़ा सॉफ्टली से कह देते हैं रिपील्ड, पर वो वही की वही पड़ी होती है। क्यों? बिकॉज कल को अगर हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें, हम उनको कह सकते हैं भाई जिंदा हो जा, ठीक है। सो हम वो प्रोविजंस को वॉइड डिक्लेयर करते हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी, कि वो हाइड हो गई हैं, बट वो बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू क्या की जा सकती हैं, जिंदा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द केसेस। सबसे पहला केस डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पे अंडर योर 13(1) आया था, बीका जी, ओवरशैडो, हाइड और डॉर्मेंट, DORMANT, दैट मीन्स नॉन एक्टिव, ठीक है। सबसे पहला केस हमारी कंट्री में इसके ऊपर था बीका जी नारायण, बीका जी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ MP, बीका जी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ MP, दिस इज AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो इसमें बेसिकली किस चीज को चैलेंज किया था हमने, पॉइंटर्स में लिखेंगे शॉर्ट में। हमने चैलेंज किया था, एक आपका एक्ट था बड़ी पंगे की जड़, दैट वाज बेरार मोटर व्हीकल एक्ट, दैट वाज ऑफ 1947, राइट। बेरार, BERAR, बेरार मोटर व्हीकल एक्ट 1947, क्योंकि उसके कुछ जो सेक्शंस थे वो क्या कहते थे, दैट द स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एम्पावर्ड है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू टेक ओवर एंटायर मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस, ठीक है। हमारा 1947 का दैट मीन्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक था बेरार मोटर व्हीकल एक्ट, जिसके कुछ सेक्शंस में बार बार इस चीज का जिक्र था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एम्पावर्ड है, वो जो टेक ओवर कर सकती है किसको, मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस को, और हेंस क्या क्रिएट कर सकती है, मोनोपोली, ठीक है। फिर आए हमारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कब आए, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, दैट इज 1950, जिसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल 19, जो इस चीज को अलाउ नहीं करता, राइट। अब इसमें हमने दोनों डॉक्ट्रिन्स लगानी है। कोर्ट्स जब भी आपके प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज में डील कर रही थी तो दो डॉक्ट्रिन्स लगाती, पहले कौन सी डॉक्ट्रिन लगाएगी, फिल्टर वाली, ठीक है। फिल्टर वाली लगाएगी तो वो बोलेगी कि जितने भी इसके ये वाले सेक्शंस हैं जो कि इनकंसिस्टेंट सेक्शंस हैं, इनको हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, वॉइड, ठीक है। ये वाली तो पुरानी डॉक्ट्रिन है। अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पे। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के हिसाब से क्या होगा कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं दे विल प्रिवेल ओवर दीज सेक्शंस, ठीक है। क्यों? बिकॉज ये जो हमारे इनकंसिस्टेंट सेक्शंस हैं, इनको जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या कर देते हैं, ऐसे करके एक्लिप्स, ठीक है। पड़ी वहां की वही है चीजें, बट आपने उनको क्या कर दिया, शैडो, राइट। सो फंडामेंटल राइट्स जो हैं विल प्रिवेल ओवर दीज सेक्शंस। सो फर्क क्या पड़ा इस चीज से, हमने वॉइड डिक्लेयर किया, शैडो कर दिया, इसका मतलब ये चीज क्या हो जाती है, अनएनफोर्सिएबल, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे कि पड़ी क्यों रहने देते हैं, राइट। व्हाई डोंट वी थ्रो इट आउट ऑफ आवर बेयर एक्ट्स, वो चीजें वहीं की वहीं क्यों हैं, यहां तक लिख लिया सबने। अच्छा, वेदर 13(1) इज रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव, साथ साथ में प्रीलिम्स की तैयारी एमसीक्यूज की भी करते जाते हैं, नहीं 13(1) रेट्रोस्पेक्टिव है, दिस इज प्रोस्पेक्टिव, इस पे भी केस लॉ मैं अभी आपको लिखवा देती हूँ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। पहले तो हमने दोनों डॉक्ट्रिन्स लगाई, पहली में हमने कह दिया ये वॉइड है, फिर हमने लगाई डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, उससे हमने कह दिया कि फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे, उनको छुपा देंगे, राइट। नाउ लेट्स कम टू इट्स इफेक्ट, कि हम ये डॉक्ट्रिन लगाते क्या और उसका असर क्या होता है, राइट। सो द इफेक्ट इज कि लेट्स से 1906 आ गया उसके बाद, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में,
उसने चेंजेस कर दी इन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। क्या चेंजेस कर दी? 19 हमारा था जो कह रहा था वायलेटिव है फंडामेंटल राइट्स के अंडर, अब ये नहीं आएगा। फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने चेंज कर दी, उसमें 19 सब क्लॉज 6 ऐड कर दिया। लेट्स से 19(6) क्या कह रहा है? लेट्स से गवर्नमेंट इज नाउ ऑथोराइज्ड टू मोनोपोलाइज सम बिजनेसेस। ठीक है, सरकार को हमने 19(6) में राइट दे दिया कि किसी किसी बिजनेस में आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो, आप एक्वायर कर सकते हो, आपका पहला राइट है। ठीक है, सो इस केस में जो हमारे ये इनऑपरेटिव सेक्शंस थे जो हमने रखे हुए थे ऑफ द बेरार मोटर व्हीकल एक्ट, वो क्या हो जाएंगे? दोबारा से जिंदा। ठीक है, एक्टिव और यू कैन यूज द वर्ड ऑपरेटिव। दिस इज द सिचुएशन ऑफ द बोथ द डॉक्ट्रिन्स। यहां तक में से सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन एग्जैक्टली आया कहां से। ठीक है, वो पॉइंट जो अभी मैंने आपसे पूछा कि जो 13(1) है वो क्या है? प्रोस्पेक्टिव। इसका आपको रीजन पता होना चाहिए। दिस इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। पहले तो यहाँ एक लाइन लिखो, ऑल द इनकंसिस्टेंट existing laws, all the inconsistent existing laws become void only after the commencement of constitution. I repeat, all the inconsistent existing laws become void only after the commencement of constitution, full stop. They are not void ab initio. समझ आया? जब ये लॉ बने थे तब थोड़ा इनका कोई पंगा था कि हम कह रहे हैं तो void ab initio है, जैसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज void ab initio, वो फ्रॉम द बेस ही खराब है। ठीक है, जब ये हमारे लॉज आए थे उस टाइम हमें थोड़ी पता था कॉन्स्टिट्यूशन आएगी वो इनको स्वीप करके ले जाएगी, राइट। दैट टाइम व्हेन वी मेड देम, ये हमारे क्या थे? नॉट void ab initio। सो ये बेसिकली क्या थे? डॉर्मेंट थे थ्रू ऑल दीज रूल्स। नाउ लेट्स कम टू द केस जिसने इसको डिस्कस किया है। प्रोस्पेक्टिव पे आपकी रूलिंग है, दैट इज इन द केस ऑफ केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। अब ये भी 1951 का है, याद रखने बड़े आसान है। हमने सारा 51 से लेके 57, 60 तक ही पंगे खड़े कर लिए, हमने उसी में फटाफट सारे लैंडमार्क केसेस आगे डिस्कशंस कर लिए, राइट। सो केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में क्या हुआ था, इसके आपके लिए फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। जो पिटिशनर था, ठीक है, उसको प्रोसिक्यूट किया गया था किसके अंडर? अंडर द इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931। अगर कोई थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में जानकारी रखता है तो उसको पता होगा जितने भी ये लॉज हैं जिनके आप अभी नाम पढ़ रहे हो, ठीक है, प्रिवेंटिव वाला भी हो गया, ये प्रेस इमरजेंसी लॉ हो गया, ये सारे कोई तो लॉ बना था इंदिरा गांधी वाले टाइम पे, कोई लॉ बना था किसी इमरजेंसी के टाइम पे। सो बेसिकली इन सब में स्ट्रिक्ट कानून बनाए गए थे कि ऐसा पूछा नहीं जाएगा, सीधा उठा लिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो किया जाएगा। सो बाद में जब फंडामेंटल राइट आए तब हमें ऑब्वियसली इनके साथ प्रॉब्लम होनी थी। ठीक है, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द स्टेटस ऑफ प्रोस्पेक्टिव। सो इस केस में जो पिटिशनर था उसको प्रोसिक्यूट किया गया था अंडर द इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931। उसका फॉल्ट क्या था कि उसने पब्लिश किया था, लिखना तो लिख लो, he had published a pamphlet without permission. He had published a pamphlet without permission.
ठीक है, बाद में आपके पास आ गया फ्रीडम टू प्रेस, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 19। सो इस केस में क्या पंगा आया कि ये था एक पेंडिंग केस। ठीक है, कब पेंडिंग? 1950, जब क्या आई? कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इससे पहले जितने हम पंगे डिस्कस कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, अगर इसको आपने चैलेंज कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, और हमने कहा कि 14 के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसको चैलेंज कर रहे हैं, ये पंगा कब से चल रहा था? पिछले लॉ से चला आ रहा है, ये पिछले वाले लॉ के हिसाब से चला आ रहा है। तो जब भी आपका ऐसा पेंडिंग केस है तो कोर्ट ने इसमें बोला दैट द एक्ट इज वॉइड। ठीक है, एक्ट इज वॉइड का मतलब दिस इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, राइट। सो दैट मीन्स हम इसको रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं देंगे। ठीक है, पुराना, हिंदी में लिखना लिख लो, लेट्स से पुराना पेंडिंग केस है, 1950 से पहले का केस है। पेंडिंग मीन्स उस टाइम चल रहा था, किसके अंडर चल रहा था? पुराने लॉ के अंडर चल रहा है। ठीक है, पुराना पेंडिंग केस है, पुराने लॉ के अंडर चल रहा है, तो उस केस में उसको कौन डिसाइड करेगा? इट विल बी डिसाइडेड एज पर दैट लॉ। ठीक है, वहां ये नहीं कह सकते हेलो कॉन्स्टिट्यूशन आ गई अब ये गया, राइट। वो किस केस में कह सकते हो? जब आप आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद किसी उसकी प्रोविजन को उठा के उसको चैलेंज करना चाहते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिगार्डिंग 13(1), जिसको लोग टेक्निकली नहीं समझते, ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं और इसमें से आपको क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ तो इस पार्ट में तो मैं बड़ा क्लियर है कि 13(1) पे जुडिशियल रिव्यू भी अप्लाई होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी भी अप्लाई होती है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स भी अप्लाई होता है। पंगा आता है 13(2) में, जहाँ पे हमें ये क्वेश्चन अराइज होता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या अप्लाई होती है या नहीं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या सिस्टम रहता है? जजमेंट्स, राइट। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो हमारी कंट्री में 1950 से हम चालू हुए हैं, जजमेंट्स ही जजमेंट्स ही जजमेंट्स। आज कुछ कह दिया, फिर उसको ओवररूल कर दिया, फिर कुछ कह दिया। सो योर प्रिपरेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज अगर आप मेंस के लिए नहीं लिख रहे इसको, एंड ऑब्जर्विंग द ट्रेंड ऑफ केस लॉस। ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट्स में आपको ऑब्जर्व करके जाना, उसके बारे में सारी जजमेंट नहीं पढ़नी, एक एक लाइन सर्कल कर लिया करो वर्ड की, बस ये फोकस में रखना है कि इसमें ये पंगा था, इसमें ये पंगा। जैसे 13(2) में आपको याद रखना है कि इसके बारे में क्वेश्चन आएगा, 13(2) में आया, दैट विल बी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। बाकी का ज्ञान इकट्ठा ही ना करो, क्योंकि आपको इतना बेसिक्स तो वैसे भी पता है। ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट, वील कंटिन्यू इट टुमारो बिकॉज टाइम हो चुका है, बट लेट्स स्टार्ट इट। गिव द हेडिंग पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज आज हमने जो किए हैं, दिस इज प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। सो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज कौन से हुए? जो आए हैं आफ्टर 1950। सो अगर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज उठा के देखें तो बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है दैट स्टेट शैल नॉट मेक इनकंसिस्टेंट लॉज। ठीक है, दिस इज वेरी क्लियरली रिटन। और अगर बना दिए इफ मेड तो क्या कर देंगे? डिक्लेयर कर देंगे उसको वॉइड। ये सबको समझ आ गया है। अब आते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखो जो कि अगर आप दिल्ली का एग्जाम देने में इंटरेस्टेड हो तो वहां पे एक क्वेश्चन आ जाता है, डज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई टू योर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज? डज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज? इससे एक चीज तो क्लियर होगी जो मैंने अभी स्टेटमेंट दी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी या सेपरेबिलिटी जिसको कहते हैं वो तो अप्लाई हो ही रही है। ठीक है, क्यों अप्लाई हो रही है? बिकॉज हम वॉइड कैसे डिक्लेयर करेंगे? थ्रू जुडिशियल रिव्यू, थ्रू इंटरप्रिटेशन। तो उसमें हम क्या लगाते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। ठीक है, सो सेपरेबिलिटी तो लगनी है, चाहे प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है चाहे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पे। इस पे हमारे सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, दैट वाज दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। पहला केस है दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दैट वाज 1959 सुप्रीम कोर्ट।
दूसरा केस है महेंद्र लाल जैन। दिस इज 1963 सुप्रीम कोर्ट। दो केसेस से पहले हमारी कहानी शुरू हुई। पहला केस था दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दूसरा था महेंद्र लाल जैन, दिस वाज 1963। अब ईयर्स चेक करो, अब ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में सारी बात करेंगे हम, ठीक है। सो इसमें हमने दो पॉइंट्स डिस्कस किए। पहला हमने कहा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे तो लागू होएगी होएगी, ठीक है। हमने इस केस में इस चीज पे स्टैंप लगा दी कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे अप्लाई होनी है। सेकंड हमने कहा कि जो हमारे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हैं इस पे ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होंगी, ठीक है। हमने एक लाइन का लॉजिक दिया, हमने कहा यहाँ पे दैट द वॉइडनेस इन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज इज फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन, ठीक है। दैट मीन्स ये वॉइड एब इनिशियो है। जब कानून ही कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ही कह रही है कि मत बनाओ ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, अगर फिर भी आप पंगा ले रहे हो, ठीक है, सो दैट मीन्स आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जो फ्रॉम द वेरी रूट क्या है, वॉइड एब इनिशियो, राइट। अगर वो वॉइड एब इनिशियो है तो उसको अगेन एक्टिव करने की बात नहीं आती, ठीक है। इस केस में उन्होंने बोला कि अगर वो वॉइड एब इनिशियो है तो उसको डोरमेंट स्टेटस देने की बात ही नहीं आती, उठा के बाहर मारो, ठीक है। उस केस में हमें उसको नहीं रखना बिकॉज वो गलत है। पिछले वाले क्या थे, उस टाइम के हिसाब से सही थे, बाद में 1950 के हिसाब से सही नहीं लग रहे, बट जब हम इस केस में बात करते हैं तो ये